नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बातचीत आज हम करने वाले हैं और इसके लिए मेरे साथ में हैं रीता सूरी जी, जो कि आरटीआई की एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही मेरे साथ में राम कंडवाल जी हैं, जिनको कि आप अक्सर देखते रहते हैं, बेरोज़गारों की आवाज़ बन कर के सामने आते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका जेपी वर्ल्ड टीवी पर। थैंक यू। अ, राम कंडवाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जेपी वर्ल्ड टीवी पर। तो अभी तक देखा जाए तो लगभग 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और तभी भी जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, एक ही मांग उनकी है सीबीआई को लेकर के। कल भी 7:30 बजे जो है युवाओं ने इसको लेकर के कैंडल जला करके, थाली बजा करके सीबीआई जांच की मांग की थी। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ हुआ है? मुख्यमंत्री जी से भी आप इसको लेकर के मिले हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो लगातार ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उसको लेकर हमने कई खुलासे किए हैं और उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार इस पर तत्परता से काम भी कर रहा है। लेकिन 40 गिरफ्तारी होने के बावजूद एक हाकम सिंह के अलावा एसटीएफ ने अभी किसी बड़े सफेदपोश पर हाथ नहीं डाला है। जबकि बेरोजगारों को और सबको पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सफेदपोश हैं जिन जिन पर हाथ डालना जो है बहुत जरूरी हो गया है। इस उत्तराखंड में अगर आपको आगामी जो परीक्षाएं हैं, अगर वो बिना भ्रष्टाचार के अगर आपको करनी है, तो इन सफेदपोशों की गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है। और आज ये जो फाइल है हमारी, इस फाइल में मैं आपको बता सकता हूं कि इतने वो जो दो नाम हैं जिनको बेरोजगारों का शक है कि ये दो इसमें जो है काफी बड़े माफिया हो सकते हैं, तो उन माफियाओं का जो है हमने एक तरह से लिस्ट बनाई उन दो माफियाओं की। और ये जो दो माफिया हैं, इनकी वजह से ही जो शुरुआत हुई है, जो भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई है परीक्षाओं में, इन दो माफियाओं की ही वजह से हुई है। और आज इन दो माफियाओं के एक तरह से उत्तराखंड में कई रिजॉर्ट भी हैं, ये पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, इनके रिजॉर्ट भी हैं और इनके जो है खनन के अड्डे भी उत्तराखंड के अलग अलग लोकेशन में हैं। और हम जो है एसटीएफ अगर इसकी जांच करे तो यकीन मानिए कि इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ये जो दो पूर्व अधिकारी हैं, ये आने वाले समय में इन सफेद पोशों का भी ऐलान जो है नाम का खुलासा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आप जो है सीबीआई जांच जांच नहीं करा रहे हैं, क्योंकि एसटीएफ का भी एक दायरा होता है। एसटीएफ जो है राज्य के अधीन होती है। और अगर जो बेरोजगार चाह रहा है, अगर कल हमने थालियां बजाई, उससे पहले हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 सितंबर की रैली आपने देखी कि कितनी बड़ी रैली थी परेड ग्राउंड में, 5,000 से ज्यादा युवा एकजुट हो गए थे। कोटद्वार हमने रैली कर दी, आज श्रीनगर में रैली है। तो ये सब किसकी मांग के लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप जो है सीबीआई यहां पर लाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको वाकई में इस प्रदेश से, अगर आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त हो ये प्रदेश, परीक्षाएं आप अगर अपने युवाओं को परीक्षाएं जो है सुचारू रूप से कराना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सीबीआई बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे रोशनी जी एक चीज कहूंगा कि एक दीमक होता है, वो दीमक जो है जब किसी लकड़ी की कुर्सी पर लगता है, तो वो कुर्सी को जो है धीरे 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 करके जो है पूरी कुर्सी जो है एक दिन जो है हाँ, एक तरह खोखली हो जाती है कुर्सी। वैसे ही इस राज्य के जो सफेद पोश हैं, जो माफिया हैं, जो नकल माफिया है, उसने भी जो है दीमक कितना धीरे 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 करके 22 सालों में आज ऐसा हो गया कि इन 22 सालों में पूरा उत्तराखंड जो है इन्होंने खा दिया है। तो उत्तराखंड में हाकम सिंह तो एक छोटा प्यादा है, ऐसे कई बड़े लोग हैं जिनकी शायद अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो अभी के लिए सादिक मूसा और योगेश जो एक नाम सामने आया था, उन्हीं को बड़ा मास्टरमाइंड समझा जा रहा है। लेकिन ऐसे में अभी बहुत बड़े मास्टरमाइंड निकल कर के सामने आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और शक के आधार पर ये लड़ाई जो शुरू हुई थी, वाक़ई में इसमें निकल कर के नाम सामने भी आए हैं। तो क्या आने वाले समय में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जैसे आपने सादिक मूसा का नाम लिया, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो एसटीएफ की हम तारीफ़ कर रहे हैं और पूरा उत्तराखंड एसटीएफ को सलाम कर रहा है कि हाँ, चलो आपने जो है इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ कर ली हैं, 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। लेकिन एंड में चीज़ तो वही है ना, अगर विधानसभा घोटाले का हम ज़िक्र करते हैं, तो उसमें जिन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल, उन्होंने अपने भाई-भतीजावाद में जो है कई लोगों को लगा दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पीआरओ जो रहे हैं, उनकी पत्नियों का भी वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी जांच और एसटीएफ जो हाल फिलहाल में
जो एसटीएफ जांच कर रही है इस पर, इसमें देखो मूसा जो है कहीं हमें ये भी शक है कि क्या उसको जो है मास्टरमाइंड कैसे बन गया मूसा? कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि वो उत्तराखंड से नहीं है, इसीलिए वो बाहर से हैं, तो उनका नाम पकड़ा दिया गया और उनकी छत्र-छाया में कोई और छुपना चाहता हो? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं यही कह रहा हूँ मूसा तो एक तरह से दूसरे राज्य का हुआ ना, वो उत्तराखंड का तो नहीं है। लेकिन मूसा को इतना बड़ा किसने बनाया? तो इस राज्य के जो सफेदपोश होंगे, कहीं न कहीं मूसा मूसा के टच में रहा होंगे। क्योंकि भाई अगर हाकम को जो है इतना हाकम भी एक जो है रसोइया था। और उस लेकिन आज उस रसोइये के जो है रिज़ॉर्ट हैं बड़े-बड़े, करोड़ों की उसमें जो है संपत्ति है। वो जो है दुबई जाता है, कभी जो है दूसरे देश में जाता है, तो उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और हाकम किसने किसने बनने दिया? हमारा यही सवाल है कि मूसा और ये जो बड़े-बड़े कहे जा रहे हैं कि मास्टरमाइंड इतने बड़े होंगे, लेकिन असल में इनके पीछे इस राज्य के सफेदपोश लोग हैं, जो बहुत ज़रूरी है उनकी सीबीआई होना। उत्तराखंड का युवा अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, तो देखना सड़कों पर रहेगा हमेशा इसी तरह जैसे हम आज भी सड़कों पर हैं। मैम आप काफ़ी जानकार हैं और भ्रष्टाचार की लड़ाई काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर सीबीआई जाँच अभी तक नहीं हो पाई है, तो क्या कुछ वजह उसकी हो सकती है? जी रोशनी जी, आपने बिल्कुल ये सही और ये मेरे से प्रश्न किया है, क्योंकि इस घोटाले में नवयुवकों के साथ जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के हैं, उनके साथ छल करा गया है। बहुत बड़ा कपट हुआ है उनके साथ और यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ को भी इसमें ख़त्म कर चुके हैं। कई तो इतने घरों से उसमें जुड़े हुए हैं, गरीब घरों से भी आ रखे हैं, एजुकेशन और उसके नाम से। ये नहीं कि सभी जो है संपन्न परिवार से होंगे। आप देखो कितना बड़ा है पेपर लीक का मामला, यानी उन बच्चों के भविष्य को ये वापस ला सकते हैं? क्या उन साल को ये वापस ला सकते हैं जो वो इस दौर से गुजरे हुए हैं? और इनका क्या मेन मुद्दा था जब ये सरकार आई कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जितने हमारे नवयुवक हैं उनको ही देंगे। और इसमें अब हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये पकड़े भी जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो स्टेट के ही हैं और स्टेट ही इसकी जो है जांच कर रही है, उत्तराखंड के भी हैं, उसमें नहीं होगी। इसमें सही मायने में जो जांच है सीबीआई है, वो भी केंद्र से। और नहीं तो हाई कोर्ट में जैसे इनकी याचिकाएं वहां पर डली हुई है, सिटिंग जो हमारे जस्टिस हैं उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। और जो उस जांच में निकल के आएगा उसी आदेश को हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो उत्तराखंड के सिस्टम इतना खराब हो चुका है, सड़ा और गला, किसी के ऊपर विश्वास नहीं। एक न्यायालय है जिसके ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है। जो भी मैं भ्रष्टाचार की ये इतनी बड़ी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, अपने दस्तावेज और सबूतों के आधार पर मैंने सिर्फ न्यायालय से ही न्याय पाया है। बाकी मेरे को कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला है, ना शासन से ना प्रशासन से। तो अभी उत्तराखंड के युवाओं की लड़ाई जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ मदद इनको मिल सकती है? फिर चाहे वो मतलब एक ज्ञान का भंडार आपके पास में है क्योंकि आप वो चीज़ें झेल चुकी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सजेशन आप युवाओं को दे सकते हैं? मेरे भाई अधिवक्ता राजेश कुमार सूरी भी एक यंग जिसे कहते थे लॉयर था, खून था उसके लिए, अपने देवभूमि मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए। और उसने ऐसे बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर उजागर किए और वो शहीद हो गया। वो इनके आगे झुका नहीं। मैं भी देवभूमि का ही मेरा जन्म है, मैं उसी भाई की बहन हूँ और मैं अपने भाइयों को इस तरह से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो भी नौजवान। मैं भी इनकी एक बहन हूँ। एक भाई मैंने खोया है तो मेरे को करोड़ों की संख्या में अपने भाई मिले हैं। मैं इनकी इस लड़ाई में, इसके इन कड़े संघर्ष में मैं इनके साथ खड़ी हूँ। और यही नहीं, मेरा आरटीआई का क्लब जो उत्तराखंड से है वो भी इनके साथ खड़ा हुआ है। और हम सब मिलके लड़ेंगे। कैसी लड़ाई? न्याय की लड़ाई, भ्रष्टाचार को हटाने की लड़ाई, हमारे नवयुवकों को न्याय मिले उसकी लड़ाई, ये बेरोजगार हैं इन्हें रोजगार मिले। ये नहीं कि आपने सब कुछ कर लिया। आप इस परिवार से पूछिए जहाँ से ये युवा निकल के आए हैं, उस परिवार की हालत क्या है। आज जो मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक पंजाबी उससे परिवार से हूँ। लेकिन मेरा जन्म देवभूमि उत्तराखंड से है, मैंने नहीं सोचा। लेकिन मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए संघर्ष कर रही हूँ, अपने भाइयों के लिए संघर्ष कर रही हूँ जो इस देश के लिए शहीद हो गए हैं
और उत्तराखंड के लिए शहीद हो गए हैं, पुलिस वाले हैं चाहे वो आर्मी के हैं, उनके लिए कर रही हूँ। क्योंकि जितने भी सरकारी धन संपत्ति के घोटाले और जमीनों से संबंधित हैं, उजागर हुए हैं और जो मैंने राजहित में निहित करवा दिए, उसमें हमारी प्रेयर क्या है, प्रार्थना क्या है? जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं और जो 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी, आज तक आप देख लीजिए परिवार वैसे के वैसे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास घर नहीं है। हमारी बहनें जो हैं इसी तरह से बेरोजगार हो गई हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप जाएंगे सिचुएशन वैसी ही आपको मिलेगी। उनके लिए मैंने जो अभी 7,000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग गलजवाड़ी 11/2/2019 में राजहित में निहित करवा दी, नोटिफिकेशन भी करवाया। उसके अगेंस्ट जितने भी भूमाफिया थे, उन्होंने इसको चैलेंज करा मेरे इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में 22/2/2022 में। लेकिन उनकी सारी याचिकाओं को खारिज करके इसको करा। लेकिन परिणाम क्या निकला? शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए था? फौरन स्टेप लेके अपनी सरकार की जमीन को लेके, आपके पास जमीन की कमी नहीं है जो सरकार की जमीन को दिया है। अगर ये बेरोजगारों की तरफ देखते तो वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, उनको फ्लैट बना के दें, सस्ते दामों पे उनको फ्लैट दें, रोजगार दें। इतनी सारे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 7,000 बीघा रश्मि जी कम नहीं होती है जगह। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर जो वहां की प्रधान है लीला मिश्रा है, सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करके और वहां पर खोखे बना के कब्जे करवाई जा रही है। ये सरकार, ये हमारा सिस्टम क्या सोया हुआ है? कितनी दूरी पे है गलजवाड़ी, बताओ। मैं तो न्यायालय से आदेश करके ला सकती हूँ। और शासन और प्रशासन का क्या काम है? उन आदेशों का पालन करना और अपने उसकी रक्षा करना। अब मैं तो वो वर्दी भी नहीं पहन रखी पुलिस की, और ना शासन वाला मेरा वो चोला है या नेता वाला कि मैं वहां जाके अपनी चला लूंगी। मैं तो सिर्फ एक कलम की लड़ाई और न्यायालय से लड़ रही हूँ। जो हो रहा है ये हमारा सड़ा गला सिस्टम है जो इस तरफ ध्यान नहीं रहे। नहीं तो हमारे जो उत्तराखंड के बेरोजगार जितने भी नवयुवक हैं, उन्हें बाहर मुल्कों में नहीं भटकना पड़े, कहीं दूसरे प्रदेश में जाके उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़े। इतनी जमीन है, ये तो मैं बता रही हूँ जो मेरे भाई ने उजागर करा। 7,000 बीघा ये, 700 बीघा दौलत राम ट्रस्ट, ये आपका माजरा क्लेमेंट टाउन की जमीन, जिसमें फर्जी ट्रस्ट बना के ट्रस्ट की जमीन को पूरा खुर्द-पुर्द करा गया। वो भी मैंने घोटाला उजागर करा। शासन के आदेश हुए उसमें एसआईटी जांच के लिए 3 महीने के लिए आदेश करो। फाइलें गायब हो गई हैं, आदेश कहाँ गया ये भी नहीं पता। आप मांगते रहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि एक महिला होने के कारण मैं ऊपर उच्च न्यायालय में लड़ाई भी लड़ रही हूँ, सिस्टम से भी लड़ रही हूँ, फिर जाके अधिकारियों के पास वहां बैठ के ऑर्डर कराने पड़ते हैं, फिर 2-2 घंटे बैठ के इनका इंतजार भी करना पड़ता है। और उसके बाद क्या है कि फुटबॉल की तरह ये ऑर्डर खेले जाते हैं। कभी जा रहा है जिलाधिकारी के पास, माननीय जिलाधिकारी के पास, अब वहां से पत्र जो है अपर जिलाधिकारी के पास चला गया। तो जैसे कि इतना इंतज़ार करना पड़ता है आपने बताया, तो ऐसे में क्या लगता है कि इन युवाओं की जो लड़ाई है, इसमें कितना समय इनको और लगेगा अपनी सीबीआई जाँच की माँग को लेकर के? नहीं, मैं चाहती हूँ तुरंत होनी चाहिए इसमें सीबीआई की। कोई बहुत बड़ी है। ये तो सिर्फ एक अपना न्याय, अपना हक मांग रहे हैं, निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है कि किसी भी दोषी को जो है, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषी इसमें बचना नहीं चाहिए। तो इनको सीबीआई कराने में क्या दिक्कत आ रही है? जांच ही मांग रहे हैं ना कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे हमें न्याय मिल सके। तो इसमें एक ही है प्लेटफॉर्म, सीबीआई, वो भी केंद्र से। तो सीबीआई केंद्र से जाँच कराने की जैसे कि माँग की जा रही है, ऐसे में बहुत सारे नाम मुझे लगता है कि ऐसे भी होंगे जो अभी निकल कर के सामने आने चाहिए, और अगर कोशिश ऐसे जारी रही तो हो सकता है आने वाले समय में वो निकल कर के सामने भी आएँ। बिल्कुल आएँगे और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो 2 नामों की लिस्ट हमारे पास है, अगर इन 2 नामों की अगर इन 2 पूर्व अधिकारियों से अच्छे से एसटीएफ ने जाँच कर ली, तो यकीन मानिए इनसे ही सबसे बड़ा खुलासा हो जाएगा। लेकिन हमें डर इस बात का है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये नाम लेंगे ये 2 अधिकारी, उन सफेदपोशों का कि भाई इन्होंने भर्तियाँ कराई, ये हुआ, वो हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि एसटीएफ के दायरे में उन जो सफेदपोश होंगे उनसे जो है उनको बुलाना होगा, उनसे जो है एक तरह से पूछताछ कर सकती है एसटीएफ, वो हमें नहीं लगता। तो इसीलिए निष्पक्षता से अगर उत्तराखंड का बेरोजगार एक ही आवाज में कह रहा है कि भ्रष्टाचार की एक ही दवाई सीबीआई, सीबीआई, और यही हमें चाहिए। नहीं तो बेरोजगारों ने अब तो ठान ही लिया है कि अगर आप सीबीआई नहीं लाते हैं
तो 2024 जो लोकसभा चुनाव है, वहां पर भाजपा की हार निश्चित है और उत्तराखंड का कोई भी ऐसा बेरोजगार नहीं होगा जो है भाजपा को वोट करेगा। हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। अगर आप जो है सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे देते, वो भी विद इन 1 मंथ। तो बहुत जल्द जो है बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर संपत्तियों की भी जांच हो तो क्या उससे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेता लोग जो है अपनी धर्मपत्नी के नाम पर भी संपत्ति करते हैं। तो अगर संपत्तियों की जांच हो तो क्या उससे भी कुछ फ़ायदा युवाओं को मिल सकता है? देखो, बिल्कुल मिल सकता है क्योंकि इस राज्य गठन के बाद जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जैसे सूरी मैम हैं, तो उनके पूरे परिवार ने जैसे बलिदान दिया है इस उत्तराखंड के लिए। उन्होंने इतनी आरटीआई लगाई है, उनके भाई ने इतना संघर्ष किया था, आज वो हमारे बीच नहीं है। इतने उन्होंने खुलासे किए थे, हज़ारों ज़मीनों का खुलासा किया, तो एक तरह से संपत्ति तो थी। तो अगर वो कर सकती हैं, तो हमें एक तरह से उनसे सीखने की ज़रूरत भी है और हम उनसे सीख भी रहे हैं कि हमने भी जो है वो चीज़ें हम कर रहे हैं, उन्हीं के पदचिह्नों पर हम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें तरीके से जाँच हो गई, इस घोटाले में, तो संपत्ति की भी जाँच होगी। अभी आपने सुना होगा कि अ, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनके कई जगह पे मकान है, उनके जो है बेटे हैं, बेटियों के नाम पे जो है मकान कर दिया, ऐसा आरोप लगाया गया है। ये हमारी तरफ से नहीं है, ऐसा आरोप उन पे लगाया गया और जो एक तरह से जो दस्तावेज़ दिखाया गया, उसमें भी साफ तौर पर यही है। तो इसमें अगर जाँच होती है, तो डेफ़िनेटली हमें पूरा यकीन है कि इसमें जो है ईडी को वो बुलाना चाहिए। अब आपने हाकम सिंह एक रसोइया था, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसकी संपत्ति इतनी होगी, तो वहाँ पर ईडी भेजिए आप। ईडी भी उत्तराखंड में नहीं आ रही, जबकि एसटीएफ ने ईडी को काफ़ी पहले लिख चुका है कि भैया आप आइए, यहाँ पर जाँच कीजिए, लेकिन अब तक यहाँ पर ईडी के भी दर्शन नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं ईडी आए यहाँ पर और जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल रहा है जो है हमारे योगी बाबा का, वो भी उत्तराखंड से ही है। अगर भाई उत्तराखंड का एक बेटा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला सकता है, तो उत्तराखंड का एक दूसरा बेटा यहाँ पर जो सीएम धामी है, वो क्यों बुलडोजर नहीं चला सकते हाकम सिंह जैसे पे? या फिर जो दूसरे बड़े-बड़े माफिया उन पे क्यों बुलडोजर नहीं चला सकते? धामी जी को किसका डर है? अगर धामी जी सीबीआई जांच के आदेश दे देते हैं, अगर धामी जी जो है यहाँ पर बुलडोजर चला देते हैं, तो यकीन मानिए आप, पूरा उत्तराखंड का बेरोजगार उनके आगे नतमस्तक होगा। तो धामी जी बुलडोज़र कब चलाएँगे और किस इंतज़ार में आखिर बैठे हैं कि अभी तक सीबीआई जाँच नहीं हो पाई है? क्या उसकी भी कोई गाइडलाइन होती है जिस वजह से धामी जी रुके हुए हो कि नहीं ये हमारा दायरा है इसलिए सीबीआई जाँच नहीं हो पा रही है? क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें कोई दायरा या लिमिटेशन नहीं है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं और अपना इंडिपेंडेंट जो है सजेशन ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए। अब तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी है, सामने दिख रहा है। हम लोग जो इस दौर से गुजर चुके हैं और जो आम जनता खड़ी हुई है, ये तो हमारे देश का भविष्य है, नौजवान जो खड़े हैं। हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारा जो उत्तराखंड भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के हाथों में जा रहा है, भू माफिया यहाँ पनप रहा है, तो इसको कौन सुधारेगा? ये किसके हाथ में जाएगा? ये बताइए। ये हमारा जो है सौभाग्य है जो कि नौजवान आगे आके लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपने न्याय के लिए, कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है जिसे कहते हैं। एक बेरोज़गारी, एक परिवार से जाके पूछिए, एक वक़्त का उनके घर में खाना भी नहीं होता। उन्होंने कैसे फ़ीस दे के उनको अपने बच्चों को एजुकेशन दी होगी, शिक्षा दी होगी। आज शिक्षा की ये हालत। आप देखिए, सबने उसमें हाथ खड़े करे हैं। तो इसका एकमात्र वही है सीबीआई। सीबीआई ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि अब ये 40 मिल गए हैं तो इनको सूली पे चढ़ा दो, इनको फांसी दे दो, ये आगे नहीं। ये सिर्फ एक निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। जांच होनी चाहिए, उस जांच के दायरे में जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए उसमें। उत्तराखंड का युवा कहा जाता है देश का भविष्य भी है, लेकिन आज ये युवा सड़कों पर है, एकजुट हो चुका है, कहते हैं एकता में शक्ति है। तो अब उत्तराखंड का युवा भी है, एकजुट भी हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि एकजुट तो युवा हो चुका है, एक विशाल रैली भी देखी है, तो सरकार को आँखें खोलने के लिए आपने भरसक कोशिश कर ली है, लेकिन धामी जी अभी तक एक बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालाँकि अभी तक के जो एक्शन हुए हैं, उस पर उनकी काफ़ी तारीफ़ भी हो रही है, क्योंकि गिरफ्तारियाँ लगातार हो रही है। लेकिन सीबीआई जाँच की माँग को लेकर के आप अड़े हुए हैं, तो क्या कुछ अभी खुलासे हो सकते हैं? कितनी आपकी ये जो लड़ाई है और लंबी चलेगी, कब तक चलेगी?
देखिए, खुलासे करने के लिए हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा दस्तावेज अभी हम पे हैं मौजूद। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आगे आए और सीबीआई जाँच के आदेश दे दे। ताकि जो है, क्योंकि हम पे अभी इतने दस्तावेज मौजूद हैं कि यकीन मानिए, आप इसी चैनल पे अगर 20 दिन बाद मुझसे यहीं पर मिलेंगी, तो मैं इतने बड़े हम और भी जो है खुलासे कर सकते हैं, जिससे खुद धामी जी की भी जो है छवि धूमिल होगी, इस सरकार की भी छवि धूमिल होगी। लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है, अभी जो युवाओं को चाहिए, अगर सीबीआई युवा मांग कर रहा है, तो कम से कम उस सीबीआई की जांच आप करा दें। आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ पर करणपुर में, इस करणपुर में उत्तरकाशी मतलब उत्तराखंड के जितने 13 के 13 जिलों के जो है बच्चे यहाँ पर आते हैं, किराए में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और यकीन मानिए उनके जो है 7 से 8,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए के करीब जो है महीने के खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो इतना सारा बच्चा जो है प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आ रहा है, सिर्फ किस लिए आ रहा है कि भाई मेरी विभाग में एक नौकरी लग जाए, मेरी 25-30 हजार की एक सरकारी नौकरी लग जाए, इसी सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पर तो जो है हाकम जैसे बैठे हैं जो 15-15 लाख रुपए में जो है पेपर लीक करा दे रहे हैं, तो वहां पर बहुत दुख होता है, और दुख हमें भी होता है, क्योंकि हमारा जो है वहां पर सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हमारी मेहनत बर्बाद हो रही है। तो हमें चाहिए कि इन हाकम जैसों को अब जो आने वाली परीक्षाएं जो यूकेपीएससी के हाथ इन्होंने दे दी है, तो हम चाहते हैं कि जो अब आने वाली परीक्षा है उसमें कोई हाकम पैदा ना हो। और हाकम कैसे पैदा नहीं होगा, जब आप सीबीआई यहां पर लाओगे, वो भी केंद्र की सीबीआई, उत्तराखंड की सीबीआई नहीं। तो एक बड़ा एक्शन लेना होगा ताकि कोई और नया हाकम पैदा ना हो, और इस तरीके की लड़ाई ज़रूर लड़नी होगी। धामी जी से लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो युवा यहाँ तैयार बैठे हैं, वो भी सबूतों के साथ। सबूत युवाओं के पास हैं, तो धामी जी अगर एक्शन नहीं लेते हैं, तो युवा खुद आगे आएगा, वो सबूत दिखाएगा, और उसके बाद कहीं न कहीं शायद सरकार पर भी दाग लग सकता है कि आपने हमारी नहीं सुनी, तो युवा खुद ही आगे आया और खुद ही एक के बाद एक नाम जो है उजागर हुए, और उनका जो सफ़ेदपोश चेहरा है वो बाहर निकलेगा, और तब शायद वो चेहरा लाल, पीला किसी भी रंग का हो सकता है। बिल्कुल होगा, लाल पीला क्या जैसा भी चेहरा होगा हमें बिल्कुल मंजूर होगा। लेकिन हमें बस ये चाहिए कि बेरोजगारों के साथ न्याय हो। इस 22 साल में उत्तराखंड में लगातार जब से भर्तियां हुई हैं, सरकारी परीक्षाएं हुई हैं, तब से इसमें धांधलियां हो रही हैं। अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ था, तब से लेकर उसकी वीडियो वीपीडियो जो उसकी परीक्षा हुई थी पहले वाली 2016 की परीक्षा, उसमें आप देखो कि कितना बड़ा जो है एक ही जिले से, उधम सिंह नगर से 30-40 लोग जो है एक ही मोहल्ले के वहां पर सिलेक्ट कर दिए गए। तो भाई ये चीजें कैसे हो रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2017 में जब फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, तब भी आप चुप रहे। और चुप रहने वाले कौन है? चुप रहने वाले ये सफेद पोश ही तो हैं। हम तो लगातार इनको जो है धक्का दे रहे थे कि सर ऐसा मत कीजिए, हम तो हाथ जोड़ रहे थे कि आप ऐसा मत करो, हमारे साथ बेरोजगार हैं। लेकिन एक चीज हमें माननी होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम से कम एसटीएफ को जांच के आदेश तो दिए। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे हम जाते थे उनके पास, तो वो तो कभी नहीं देते थे। लेकिन इन मुख्यमंत्री की ये तो हम सराहना करते हैं कि आपने कम से कम एसटीएफ को दिया। लेकिन अब जो मांग है, क्योंकि अब बहुत आगे ऊपर लेवल तक जा चुका है, इसमें हमें पता है कि कौन कौन है, क्या क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जब मामला ऊपर जा चुका है, तो उसके लिए हमें सीबीआई जांच चाहिए। और जैसा आपने बोला कि उनके साथ जो हश्र होगा, वो हश्र उनके साथ होना चाहिए। और मुझे लगता है, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह है कि आपने 22 सालों से इस प्रदेश के बेरोजगारों को जो है, उनके सपनों को आपने धूमिल किया। और जब किसी के सपने टूटते हैं, जब दिल टूटता है ना, तो उसके लिए जो है फांसी की सजा से भी कम नहीं होता। तो इनको फांसी की सजा भी होनी चाहिए। अच्छा, हाकम सिंह जी की जैसे बात आई है, तो ऐसे में सुनने में आया कि जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे, तो उनका चेहरा काफ़ी खिला हुआ था, चेहरे पे मुस्कान थी। लेकिन जेल में वो चले गए हैं, उनका इतना बड़ा खुलासा हो गया है, उसके बाद भी मुस्कुराते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मुस्कुराते हुए इसलिए दिखाई दिए हाकम सिंह, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो सफेदपोश हैं वो मुझे बचा लेंगे। भाई हाकम सिंह वही आदमी है जिस आदमी का साल 2017 में 18 में जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें नाम आया था इसी हाकम सिंह का। और उस समय उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार, मैं नाम लूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का शासन था। हाकम सिंह पर एफआईआर होती है, लेकिन फिर हाकम सिंह का नाम अचानक से एफआईआर से हट जाता है,
जबकि इतना बड़ा फॉरेस्ट गार्ड का घपला हुआ था वहां पे, नकल हुई थी। तो उसको पता, उस हाकम को पता था कि भाई जब मैं इतना घोटाला करके उस समय बच गया, तो अभी भी तो मेरी सरकार है भाजपा की, तो मैं अभी भी बच जाऊंगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो जेल के अंदर गया तो कितना मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो भूल गया कि आज उत्तराखंड का युवा जाग चुका है। ऐसे में कई मीम्स भी बन रहे हैं, जैसे कि सैयद सादिक मूसा की अगर बात की जाए कि वो पकड़े तो गए हैं लेकिन कहीं बैकडोर से वो भी बाहर ना निकल जाएँ, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे सादिक हो, चाहे हाकम हो, या फिर चाहे कोई भी हो, अब अगर ये लोग बाहर आते हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी। क्योंकि बेरोजगारों ने जो खुलासे करके इनको अंदर धकेला है, और जो राज्य उत्तराखंड की जनता इनको देख रही है कि भाई इतने बड़े-बड़े मास्टरमाइंड का नाम लेके इनको अंदर आप जेल के अंदर डाल रहे हो, लेकिन अगर ये अब बाहर आते हैं, तो ये सरकार की नाकामी होगी। ये यानी कि आप पैरवी उनकी ठीक नहीं कर पा रहे हो। भाई जब उनके पास गुनाह है, हाकम सिंह जो है गिरफ्तार है, उसके पास इतना बड़ा गुनाह है, मूसा को आप मास्टरमाइंड बता रहे हो, और अगर आप कह रहे हो कि ये बाहर आ सकते हैं कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सीबीआई आए, रिमांड पर ले और इनसे पूछताछ करे, और जितने भी लोग इसमें हैं दोषी, उन सबको जो है गिरफ्तार करे, ताकि हम जैसे बेरोजगारों का, जो उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार हैं, उनका सपना पूरा हो सके, और कम से कम एक सरकारी नौकरी जो वो चाह रहे थे पिछले, जब से राज्य गठन का हुआ। भाई जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप 2 नंबर से चूक रहे हो मेरिट में आने से, कोई 3 नंबर से चूक रहा है, तो वो मेरिट में आने से नहीं चूक रहा था। वो दरअसल 15 लाख रुपए में कोई और पेपर खरीद दे रहा था, और ये बच्चे जो 2-3 नंबरों से चूक रहे थे, ये जो है इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और उनकी जगह जो 15-20 लाख रुपए वाले चले जा रहे थे। और ये लड़के कह रहे थे यार मैं तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, अब क्या होगा? इनके परिवार वाले परेशान हो रहे थे। लेकिन उसकी कहानी आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने खोली है। एक तरह से बॉबी भाई का मैं धन्यवाद, बॉबी पवान ने खोली है। तो ये सब चीजें उत्तराखंड में हो रहा है। तो उत्तराखंड का जो युवा है बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों से आता है। देहरादून में इतने कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, वहाँ पर रहता है, अपने कमरे का खाने का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से उठाता है, और माँ-बाप भले ही नमक रोटी खाएँ लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। पलायन की भी समस्या जो आती है इसी वजह से आती है, क्योंकि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य हर कोई चाहता है। लेकिन इतने सालों का संघर्ष युवा का रहता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो परीक्षा या तो लीक हो जाती है या तो उसका रिजल्ट ही नहीं आता है। तो ऐसे में पिस युवा रहा है और लगातार पिसता ही जा रहा है, और कब तक पिसता रहेगा इसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। तो बड़ी गिरफ्तारियां होना भी बाकी है। तो मैम अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। सीबीआई जांच को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें आपने कही हैं। तो ऐसे में आपको जो दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि आप बहुत समय से जो है इस केस पर लगातार है, भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई कर रही हैं, और आपने तो अपने अपनों को भी इस लड़ाई में खोया है। तो क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ रही जो आपके साथ में आई, और आप चाहते हैं कि इन युवाओं के साथ में वो सेम परेशानी ना आए जो मैंने झेली है? मैं तो लगातार मेरे भाई की हत्या के बाद और उससे पहले भी जो ये सरकारी धन, सरकारी संपत्ति से संबंधित जितने भी उसने अरबों खरबों के घोटाले उजागर करे, सरकार को ज़मीनें दी, दिलवाया, 20 करोड़ स्टाम्प घोटाला, 7,000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग गलजवाड़ी, 700 आपका दौलत राम ट्रस्ट 700 बीघा ज़मीन कम नहीं होती। तो मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक भुगतती आ रही हूँ, और इस लड़ाई को मैं कैसे संघर्ष कर रही हूँ ये मैं ही जान सकती हूँ। और अपने नवयुवक जो हैं, नौजवान जो युवक जो पेपर लीक मामले में और ये घोटाले से त्रस्त होकर इन्होंने जो अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, उठाया है, मेरे को इस बात की खुशी है कि इन्होंने न्याय के लिए अपनी आवाज़ को उठाया है, और इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बेरोज़गार नवयुवकों को ही न्याय नहीं मिलेगा, जो हमारे हिंदुस्तान के स्तंभ भी हैं और देवभूमि उत्तराखंड के, कैसे होगा? ये अगर सरकार से आप अगर 10 गज ज़मीन लेने चले जाओ, तो वो कहेंगे नहीं मैडम, हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए। मैंने आपको ये देखो मैं दिखा रही हूँ, 7,000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग, गलजवाड़ी ज़मीन। इसमें नोटिफ़िकेशन भी हो रखा है, और 11/2/2019 का है। राजहित में निहित करवा चुकी हूँ, और इवन जितने भी भूमाफिया थे, भ्रष्टाचारियाँ थे, उन्होंने जो याचिकाएँ वहाँ पर लगाई, उनकी वो जितनी भी हैं निरस्त हो गई है। वो सरकार के ही उसमें है। क्यों नहीं अपने हमारे नवयुवकों के लिए वहाँ पर कॉलेज बनाते, हॉस्टल बनाते, सरकारी बनाएँ, उनको सुविधाएँ दें खाने-पीने तो की। आखिर इस चीज़ का फ़ायदा मिल किसको रहा है? सड़े गले सिस्टम को, सड़ा गला सिस्टम जो है कौन है? भ्रष्टाचार कौन है? भूमाफिया कौन है? सिस्टम, और कोई नहीं है। आज तक मेरे को
शासन और प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिला है। जो मैं अपनी न्याय की इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जितनी मेरी याचिकाएँ हैं, दस्तावेज़ और सबूतों के आधार पे मेरे को न्याय मिला है, उसमें आदेश पारित हुआ है। यहाँ तक कि जो न्यायालय से आदेश पारित हुए हैं, उनका ही सम्मान नहीं होता, उसमें ही असमर्थ है ये सरकार जो है, न्यायालय के आदेशों का जो है पालना करा सके। और जो मेरे को सुरक्षा गनर मिले हैं, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मिले हुए हैं, जो आज मेरी सुरक्षा में है, जो मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रही हूँ। तो ये संघर्ष जो है, अगर हम उस मैदान में कूद गए हैं, महाभारत का संघर्ष है, अपनों से भी है, गैरों से भी है, हमें पीछे नहीं हटना है। मैं अपने बेरोजगार नवयुवकों के साथ जो ये घोटाले का मामला चढ़ा है, पूरा तन मन धन से खड़ी हूँ। इन्हें जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की, मैं आज से इनकी आवाज़ बन के उठूंगी और इनके साथ संघर्ष करूंगी। तो जो युवा इस वक़्त आपको देख रहे हैं, उनसे क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जितने लोग इस वक़्त आपको देख रहे हैं? मेरे अपने सारे जो उत्तराखंड के नवयुवक जितने भी हैं, उनसे मेरी यही अपील है, आपने अपना संघर्ष अपने कंधों पे लिया है, तो अपनी लड़ाई से आप पीछे मत हटना। जैसे मैंने अपने भाई की चिता पे प्रतिज्ञा ली थी, उसके अधूरे संघर्ष को लड़ूंगी। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी मैंने अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाए हैं। सिर्फ किस लिए? अपनी आस्था, अपने ईश्वर पे भी विश्वास रखो और अपने आत्मबल, अपने ऊपर भी विश्वास रखो। आपको जरूर न्याय मिलेगा। अगर आप सच्चे मन से लड़े हैं, आपके पास दस्तावेज है, आपके पास सबूत है, आपको न्यायालय से न्याय मिल के रहेगा, आपको कोई नहीं हटा सकता उससे। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के साथ इस युद्ध को आगे बढ़ते जाओ और लड़ते जाओ। न्याय की लड़ाई को आपको जरूर मिलेगी एक ना दिन। सत्यमेव जयते, यही संदेश मेरे अपने भाइयों के लिए है। आप युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि अभी बहुत नाम उजागर होना बाकी है और उन लोगों को मुझे लगता है कि बहुत जल्द सतर्क हो जाइए क्योंकि आपके नाम बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं और आने भी चाहिए ताकि युवाओं को और जो लोग ऐसे लिप्त होते हैं उनको सबक मिल सके ताकि दोबारा इस तरीके की चीज़ें ना हों। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब जंग छिड़ चुकी है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। पहले हम बेरोज़गार इसमें थोड़े थे, लेकिन आज धीरे-धीरे इसमें जो है अब बहुत सारों का हमें साथ मिलने लगा है। इसका मतलब ये है कि सरकार और जो सफ़ेदपोश है, अगर ये थोड़े भी अब भ्रष्टाचार करते हैं या फिर अन्य परीक्षाओं में अब ये नकल करते हैं, तो उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आज हम सबको एकजुट रहने की ज़रूरत है। आप परीक्षा की तैयारी करो एक तरफ से, क्योंकि आपका कैलेंडर जारी होने वाला है। आप परीक्षा की तैयारी करो, लेकिन अपना दूसरा कान भी खोल के रखना। एक आँख से पढ़ाई करो, तो दूसरे आँख से जो है भ्रष्टाचार की तरफ भी आपको देखना है। क्योंकि अगर क्योंकि अभी हम संभले हैं और अगर फिर से हम उसी धुरी में जाने लगे तो समझ लेना फिर आगे भी यही सब कुछ होगा। इसलिए ये इस जंग को हमें तब तक लड़ना है जब तक हम इसके अंजाम तक नहीं पहुँचते। हाँ, 1 मिनट पॉज़ करना। कुछ छूट तो आप इसको ऐसे कहते हुए हाँ, खत्म कर दो। तो इनसे शुरू करूँ या पहले नहीं, मैं बोलूँ? तुम ही बोल आप ही हाँ, मैं ही बोल आप बोलो ना, वो बोल देंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर के उत्तराखंड एकजुट हो चुका है क्योंकि कहते हैं कि एकता में शक्ति है। तो अब भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर के जैसे कि सूरी जी भी लड़ रही हैं और हमारे उत्तराखंड के तमाम युवा लड़ रहे हैं, उसके साथ में जो लीडर हैं वो भी साथ में आए हैं ताकि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को लड़ा जाए और जड़ से खत्म किया जाए ताकि ये भ्रष्टाचार नाम का जो दीमक है, ये पनप ही ना पाए। तो अब आप एक साथ हो चुके हैं और उत्तराखंड को इस भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्त करने की सोच रहे हैं। तो क्या लगता है एकजुटता में शक्ति होती है, सुना है, लेकिन कितना सफल ये हो पाएगा? देखिए, एकजुटता में शक्ति होती है और शक्ति होती भी है, क्योंकि अब अगर सूरी मैम हम लोगों के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब जो है और भी हमारी आसान हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने उनको सुना, उनको देखा है, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक तरह से इसमें बलिदान दिया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो कितने ही सैकड़ों जो उन्होंने केस इसमें लगभग मैं सुन रहा था कि कई याचिकाएँ उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई हुई हैं और कई मामलों में जो है अभी सुनवाई हो भी रही है। तो अगर हम बेरोजगारों को अगर सूरी मैम जैसी शख्सियत का साथ मिलता है,
तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम लड़ेंगे और एकजुटता के साथ लड़ेंगे। और सूरी मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप जो है हम जैसे बेरोजगारों का साथ दे रही हैं। और मुझे लगता है कि अब जो है मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा डर जाएँ, क्योंकि सूरी मैम भी हम लोगों के साथ आ चुकी हैं। इसीलिए अब जो है संघर्ष और भी तगड़ा होगा। भ्रष्टाचार की ये जो लड़ाई है एक बड़ा मोड़ लेगी और मुझे लगता है कि ज़रूर जो नाम है वो निकल कर के सामने आएँगे और इससे युवाओं का जो विश्वास है वो और मजबूत होता चला जाएगा और जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें डरना होगा, क्योंकि उनके जेल जाने के जो दिन है वो करीब आ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही कि आप हमारे साथ में जुड़े और बहुत सारी बातें हमारे साथ में की। शुक्रिया। शुक्रिया रश्मि जी, आपका और आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले उसमें आप और बड़े-बड़े घोटालों को उजागर करें और जितने भी हमारे समस्याएँ हैं, वो गाँव में है चाहे शहर में है, जन-जन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करके पहुँचाएँ, ताकि हमारे नागरिक जो है जागरूक हो सके। जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर, आगे भी ऐसी ही खास खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।